एक ऑटो वाला कुछ सवारियों को बिठाकर एक जगह पहुंच जाता है जहां उसे जाना होता है और वहां पर सवारियों को उतरने के लिए बोलने लगता है। अब सभी सवारियां उस ऑटो से उतरती हैं, अपना अपना किराया देती हैं और वहां से चली जाती हैं। लेकिन उस ऑटो के अंदर एक महिला जिसकी गोद में 1 साल की बच्ची है वह बैठी रह जाती है। और उसके बाद जब ऑटो वाला कहता है कि उतरिए, आप भी उतरिए, अपना किराया दीजिए, मुझे फिर से सवारी लेकर जाना है, तो उसके बाद वह महिला एकदम से थोड़ी सी मायूस हो जाती है और कहने लगती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। दरअसल उस महिला के पास केवल 8 रुपये थे और ऑटो का किराया 50 रुपये देना था। अब इस बात को सुनकर वह ऑटो वाला कहने लगता है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ और आपके पास पैसे क्यों नहीं है। तो वह महिला उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है, जिस कहानी को सुनने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और अपने पास से 500 रुपये निकाल कर उसे दे देता है। कहता कि ये लो, ये 500 रुपये हैं और उसके बाद तुम्हें और भी ज़्यादा ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें और भी पैसे दे दूँगा। इस बात को सुनकर जो महिला है वह खुश हो जाती है, कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद वह व्यक्ति जो होता है वह उसे अपना नंबर भी देता है। कहता है कि और भी कैसी भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर से करूँगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद सभी लोग ये कहने लगते हैं कि अगर ये ऑटो वाला उसे 500 रुपये ना देता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या हुआ था ऐसा जिस वजह से भलाई करने की वजह से भी बहुत कुछ गलती हो गई। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू संदेश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के अंदर एक शेखर नाम का लड़का रहा करता है। शेखर के घर में उसके माता पिता, उसका भरा पूरा परिवार है और वह जिंदगी को अपने हिसाब से जिया करता है। फिलहाल शेखर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन साथ में वह किसी की एक बात नहीं सुना करता है और जो उसका मन किया करता है वही किया करता है। माता पिता उसे समझाते हैं, समझा कर थक जाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं मानता है और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। जब माता पिता देखते हैं कि बच्चा अब हमारी बात नहीं मान रहा है तो उसके बाद सोचने लगते हैं कि इसका क्या किया जाए। और तभी उन्हें लगता है कि क्यों ना हम इसकी शादी करा दें, और अगर इसकी शादी हो गई तो सुना है अच्छे सुधर जाया करते हैं, तो यह भी सुधर जाएगा। और ऐसा ही सोचकर जो माता पिता होते हैं उसकी शादी करवाने का फैसला करते हैं। जब शेखर से शादी के लिए कहा जाता है तो वह भी इस बात के लिए मना नहीं करता है और माता पिता उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक सुमन नाम की लड़की मिल भी जाती है। सुमन जो कि संभल के गाँव की रहने वाली थी और उसको माता पिता अपने बेटे शेखर के लिए पसंद कर लेते हैं। अब यहाँ पर सुमन और शेखर दोनों की धूमधाम रीति रिवाज से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो सुमन है वो शेखर के घर में दुल्हन बनकर आती है। शेखर जो होता है वह भी अपनी पत्नी से प्यार करने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ अब शेखर ने पढ़ाई लिखाई तो बंद कर दी है, लेकिन वह अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है और इसी वजह से जो शेखर होता है वह मजदूरी पर जाने लगता है। यानी कि मजदूरी किया करता, जो पैसे मिला करते उन्हें अपने परिवार को दिया करता और अपने घर परिवार को आगे चला रहा था। धीरे धीरे कुछ समय बीता है और समय के साथ साथ जो शेखर की पत्नी सुमन होती है वह भी गर्भवती हो जाती है। और जैसे सुमन गर्भवती होती है तो उसके बाद शेखर को अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचने लगती है और वह सोचता है कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जितनी भी मजदूरी करके पैसा लाया करता था वह तो सारा के सारा एक साथ में ख़त्म हो जाता था और उसे ये ज़िंदगी इस तरह से नहीं जीनी थी। वह खुले विचारों वाला था और वह अब अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीना चाहता था, इस तरह से नहीं जिस तरह से एक मजदूर जिया करता है। यह बात सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और इसी परेशानी के चलते वह एक ऐसा गलत फैसला ले लेता है जिसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बुरी तरह से तबाह होने वाली थी। दरअसल यहाँ पर जो शेखर होता है वह अब एक गलत रास्ता चुनता है। वह सोचता है कि मेहनत करके तो पैसे नहीं आएंगे और मुझे तो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीना है, साथ में मेरी बच्ची भी हो जाएगी, तो फिर कैसे करूँगा। तो इसी वजह से वह चोरी करने का रास्ता चुनता है। वह जाया करता, चोरी करके लाया करता और दिन भर घर के अंदर आराम किया करता। धीरे धीरे करके वो कई घरों में चोरी करता है और चोरी करने के बाद कुछ पैसे भी कमा लेता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरे काम कभी छुपा नहीं करते, तो इसी तरह से शेखर का बुरा काम भी नहीं छुपता है। एक दिन वह चोरी करते हुए लोगों के द्वारा पकड़ा जाता है, उसे बुरी तरह से पिटाई लगती है और पिटाई लगने के बाद जो शेखर होता है वह अब पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस आती है, उस पर केस बनाती है और केस बनाने के बाद उसे जेल के अंदर डाल देती है। अब जैसे शेखर जेल के अंदर गया था तो उसके बाद शेखर तो जेल के अंदर चला जाता है, लेकिन पीछे से सुमन उस घर के अंदर रह जाती है। सुमन जो कि गर्भवती थी और उसके बाद धीरे धीरे जो घर वाले होते हैं, जब शेखर कमा कर नहीं दिया करता है तो उसके बाद उसकी पत्नी के साथ भी गलत व्यवहार करने लगते हैं, उसे ताना मारने लगते हैं। कहते हैं कि अब
तेरा भी खर्चा हमें उठाना है, तेरा पति भी जेल चला गया है, अब हम करें तो क्या करें, तूने तो बिल्कुल भी अपने पति को नहीं समझाया। सुमन उनसे कहती भी है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं भला उनसे क्या कह सकती हूँ, वो मेरे पति ठहरे और मैं कुछ कह भी तो नहीं सकती। लेकिन सास ससुर और जो घर वाले होते हैं वो उसे ताना ताना मारने लगते हैं और धीरे धीरे करके समय बीतता है। समय के साथ साथ जो सुमन होती है उसने एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन उसके बाद से ताने और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि परिवार में एक सदस्य बढ़ गया था और सदस्य बढ़ने के साथ साथ खर्चा भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों तक भी जब ये बातें थमने का नाम ले लेती हैं तो उसके बाद सुमन एक ऐसा फैसला करती है कि इससे अच्छा तो मैं यहाँ से जाकर अपने मायके में रह लूँ, क्योंकि यहाँ पर तो ये लोग बिल्कुल भी मेरी बात नहीं माना करते हैं और मुझे ताना भी मारा करते हैं। ऐसा सोचकर जो सुमन होती है अपनी 1 साल की बच्ची को अपने साथ लेती है और अपने घर से निकल जाती है। हालांकि उसके पास रुपए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि कोई बात नहीं, रास्ते में जो भी मिलेगा उससे मांग लूंगी, चाहे कैसे भी करके मुझे अपने मायके जाना है और वहीं पर मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। ऐसा सोचकर सुमन एक ऑटो में बैठती है और उस ऑटो को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है कपिल। कपिल जो कि अपनी जिंदगी को अकेले व्यतीत किया करता है, उसका सहारा केवल उसकी एक माँ थी और वो लोग काफी ज्यादा गरीब थे। लेकिन जब माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो उसके बाद जो कपिल होता है वह अकेला ही रह जाता है। अब जो सुमन थी जिस ऑटो में बैठी हुई थी उसको कपिल चला रहा था और जब वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको जाना था तो वहां पर रोकने के बाद ऑटो जो कपिल होता है वह सभी से किराया मांगने लगता है और सवारियों को उतारने लगता है। लेकिन सुमन ऑटो में बैठी बैठी घबरा रही है, सोच रही है मन ही मन कि अब उसका नंबर आएगा तो वो पैसे कहां से देगी, क्योंकि उसके पास केवल 8 रुपए है और यहाँ पर ये सभी से 50 रुपए ले रहा है। सभी सवारियां वहां से चली जाती हैं, लेकिन सुमन ऑटो की सीट पर ही बैठी रहती है और तभी जो कपिल है वो कहता है कि देखिए आप भी ऑटो से उतरिए, मुझे दोबारा से सवारियां भरनी है और मुझे मेरा किराया दे दीजिए। लेकिन तभी सुमन एकदम से उदास हो जाती है और एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जब कपिल उसकी आंखों में आंसू देखता है तो उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, आप इस तरह से परेशान क्यों हो। तो उसके बाद जो सुमन होती है वह उसे बताने लगती है कि दरअसल मेरी न जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है और मैं तो अपने मायके जा रही थी, लेकिन क्या करूं, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है और मेरा जो पति है वह तो जेल जा चुका है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जब सुमन अपने दर्द को उसे बताती है तो कपिल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुमन ने बहुत कुछ सहन किया था ऐसा जो शायद उसके भाग्य में लिखा ही नहीं था, उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। उसके बाद जो कपिल होता है वह काफी ज्यादा हैरान और परेशान होता है और उसको अपने पास से 500 रुपए निकाल कर देता है। कहता है कि देखिए ज्यादा मदद तो मैं आपकी नहीं कर सकता, लेकिन जितनी मेरी औकात है उस हिसाब से मैं 500 रुपए आपको दे रहा हूँ। इन 500 रुपयों से अपना आगे का किराया लगा लेना और घर पर भी कुछ न कुछ ले जाना, क्योंकि बेटियां खाली हाथ जाया करती हैं तो मायके में भी लोग तरह तरह की बातें बनाया करते हैं। ऐसा कहकर वह उसे 500 रुपए देता है और उसके बाद उसे विदा लेकर वहां से अपनी सवारियों को भरकर वापस लौट जाता है अपनी टेम्पो को चलाने के लिए। धीरे धीरे समय बीतता है। सुमन अपने मायके में पहुंच गई थी और वहां जाकर अपने घर वालों को पूरी बात बता देती है। घर वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू यहाँ पर है, कोई भी दिक्कत नहीं है और आराम से यहीं पर तेरा जीवन बीत जाएगा, जब तेरा पति आ जाएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। ऐसा सोचकर वो लोग उसे वहीं पर रखने लगते हैं और उसके बाद जो सुमन है वो वहीं पर रहकर अपना जीवन बिताने लगती है। लगभग 7 से 8 दिन बीतते हैं और 7-8 दिन बाद सुमन एक दिन अपने मायके से पास ही की मार्केट में जाती है। ये वही मार्केट थी जहां पर उस ऑटो वाले ने उसे छोड़ा था और उसके बाद जैसे ही सुमन वहां पर पहुंच जाती है तो वहां पर जाने के बाद वह इधर-उधर मार्केट में घूम रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र उस ऑटो वाले कपिल पर पड़ती है। जैसे वो उसे देखती है तो आज उसके पास पैसे थे और वह उसके पैसों को लौटाना चाहती है। ऐसा सोचकर जो सुमन होती है वह उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही कपिल उसे देखता है तो देखते ही एकदम से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि सुनाओ कैसी हो, कोई परेशानी तो नहीं है। सुमन कहती है कि नहीं, यहाँ पर वैसी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरा पति जेल में है और यही एक परेशानी है। इस बात को सुनकर जो कपिल होता है वह कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ये लो तुम मेरा नंबर ले लो। इस बात को सुनकर सुमन उसका नंबर ले लेती है और उसे पैसे देने के लिए भी कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे हो गए हैं तो इन्हें अपने पास रख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद सुमन मुस्कुराते हुए उस नंबर को लेकर वहां से चली जाती है और अब जैसे ही घर जाती है तो शाम के समय कपिल के फोन पर फोन मिला देती है। इसके बाद जब कपिल फोन उठाता है तो कपिल फोन उठाते पूछता है कि कौन, तो बताती है कि मैं सुमन हूँ। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में अब बातों का सिलसिला कुछ इस कदर का हो जाता है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब जब प्यार परवान चढ़ता है तो ये दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं होटल वगैरह में और इन दोनों के बीच में अवैध संबंध जन्म ले लेते हैं।
दोनों एक दूसरे से मिला करते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर इन दोनों का प्यार कुछ इतना गहरा हो जाता है कि जो कपिल होता है वह एक दिन कहने लगता है कि देखो सुमन, तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ, क्योंकि तुम्हारा पति का कोई पता नहीं है कि कितना लंबा अंदर गया है और कब तक वापस लौटेगा। लेकिन उसके बाद भी ये नहीं है कि वो तुम्हारे बच्चे की और तुम्हारी अच्छे से देखरेख कर सके, क्योंकि वह तो चोरी वगैरह किया करता है और जेल से लौटेगा तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा से ऐसा ना करेगा। इधर यहाँ पर जो सुमन होती है वह भी यही बात सोचती है, कहती है कि कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। तो जो कपिल होता है वो कहता है कि कर क्यों नहीं सकते, तुम ऐसा करो, अपना घर छोड़कर मेरे पास आ जाओ रहने के लिए, मैं भी अकेले रहा करता हूँ और दोनों एक साथ रहेंगे। इस बात को सुनकर सुमन को ये बात अच्छी लगती है और उसके बाद वह अपने घर वालों को ये बात बताने लगती है। कहती है कि देखो, मेरा पति तो शराब पिया करता है, तो क्यों ना मैं इसी तरह से कपिल के साथ चली जाऊं, क्योंकि वह तो मुझे अच्छी तरह से रखा करता है और मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार किया करता है। इस बात को सुनकर घर वाले भी यही सोच लेते हैं कि बच्ची सही कह रही है और उससे कह देते हैं कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो तू आराम से जा सकती है। उसके बाद सुमन वहां से कपिल के पास चली जाती है, वह उसकी बच्ची को भी अपनाता है और उन दोनों की अच्छे से देखरेख करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो लड़का होता है शेखर, उसकी भी सज़ा कंप्लीट हो जाती है और सज़ा कंप्लीट होने के बाद जब अपने घर आता है तो घर वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो मायके चली गई है, और उसके बाद सीधा वह उसके मायके में आ जाता है, यानी कि अपनी पत्नी के मायके में जाकर वहाँ पर कहने लगता है कि मेरी पत्नी सुमन कहाँ है। अब इस बात को सुनकर घर वाले कहने लगते हैं कि वो पता नहीं, न जाने कहाँ चली गई और हमें नहीं पता उसके कुछ बारे में। इसके बाद जो शेखर होता है वो कहने लगता है कि अगर आपको नहीं पता तो मुझे तो कहीं से भी मेरी पत्नी लाकर दो, क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा कि वो तो अपने मायके में है, और अगर आप मुझे मेरी पत्नी लाकर नहीं दोगे तो उसके बाद मैं अपने आप को यहीं पर इस दुनिया से विदा कर लूँगा और फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। अब घर वाले जो कि जानते तो थे कि कहाँ गई है, कैसे गई है, और उसके बाद वो कह देते हैं कि वो तो इस तरह से एक लड़के के साथ रहा करती है और उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगी। इस बात को सुनकर शेखर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि अभी कभी उसे यहाँ पर बुलाओ, वरना मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगा। घर वाले कहने लगते हैं कि तुम अच्छी तरह से नहीं रखते, तुम नशा वगैरह भी किया करते हो और चोरी भी करने लगे हो, तो तुम्हारे साथ जीवन कैसे व्यतीत होगा। वो ढेर सारी बातें कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, आप बस एक बार उसको बुला दो और मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि वो उसके साथ रही है, मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। इस बात को सुनकर जो घर वाले होते हैं वह अपनी बेटी के पास खबर करते हैं, और जब बेटी ये बात कपिल को बताती है, यानी कि उस ऑटो ड्राइवर को बताती है, तो वह भी कहता है कि देखो, अगर तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुम बेशक से जा सकती हो, मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। उसके बाद जो सुमन होती है वह अपनी बेटी को लेकर वापस आ जाती है अपने मायके, और वहां से जो शेखर होता है वह उसे अपने साथ लेकर वापस से अपने घर चला जाता है और कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही इस बात को कुछ दिन बीते हैं तो कुछ दिनों बाद वह उसका जीना हराम कर देता है और बार बार छोटी छोटी बातों पर उसे टॉर्चर किया करता, उसके साथ मार पिटाई किया करता, और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ सुमन उसे समझाती भी है कि ऐसा मत करो, ये बहुत ही गलत है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन शेखर को तो न जाने क्या पड़ी थी, वह तो शराब वगैरह, नशा वगैरह सारे कुछ करने लगा था, यानी कि सुल्फा वगैरह भी पिया करता था, जो भी नशीले पदार्थ होते हैं उनका सेवन किया करता, और सेवन करने के बाद अपनी पत्नी को बुरी तरह से पिटाई लगाया करता। शेखर के जो घर वाले होते हैं वो भी चुपचाप रह जाते हैं, वह भी उससे कुछ नहीं कह पाते हैं, क्योंकि वह नशा करने के बाद अपने घर वालों को भी बख्शता नहीं है। इन बातों से परेशान होकर सुमन एक दिन वहां से, जब उसका पति बाहर गया हुआ था, तो उसके बाद अपने मायके आ जाती है और मायके में ही रूठ कर बैठ जाती है। ये शेखर होता है वह जब देखता है कि उसकी पत्नी रूठ कर बैठ गई है, और वह कह देती है कि यहाँ पर आने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर यहाँ पर आए तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शेखर जो होता है वह उसे समझाता है, कहता है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, लेकिन सुमन उसकी एक नहीं मानती है। कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कपिल को छोड़कर गलती की थी, लेकिन अब तो मैं उसी के साथ रहूंगी और तुम अपना कहीं भी रहो, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा कहकर वह अपने मायके में रहने लगती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ एक दिन अचानक से संभल के एक ऐसे इलाके में जहाँ पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं है, वहाँ पर एक बॉडी मिलती है, और उस बॉडी की पहचान कर पाना पुलिस वालों या स्थानीय लोगों के बस की नहीं था। उसके बाद उसका फोटो इधर उधर घुमाया जाता है कि कोई भी इस बॉडी को पहचान ले। उसको मोर्चरी में रखवा दिया गया था, और उसके बाद जब धीरे धीरे समय बीतता है तो समय के साथ साथ जब उस फोटो को सोशल मीडिया पर डाला जाता है तो एक व्यक्ति उसे पहचान लेता है। दरअसल यहाँ पर वह बॉडी किसी और की नहीं, उसी शेखर की थी, जो शेखर अपनी पत्नी को पिटाई लगाया करता था और उससे बुरा व्यवहार किया करता था। उस बॉडी के फोटो को देखकर यहाँ पर जो शेखर का साला होता है, यानी कि जो लड़की सुमन होती है, उसके भाई ने उस बॉडी को पहचाना था, और उसके बाद पुलिस को फोन करके बताता है कि साहब ये तो मेरे जीजा जी हैं। इसके बाद पुलिस
उनको कहती है कि आप यहाँ पर आओ फौरन से और इस बॉडी को अपने साथ ले जाओ और इसका अंतिम संस्कार करो, क्योंकि किसी ने इस दुनिया से विदा कर दिया है। उसके बाद वो अपने जीजा शेखर के घर वालों को बताता है और दोनों परिवार वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सुमन भी वहाँ पर पहुँच गई थी। सुमन भी फूट फूट कर रोने लगती है और दोनों परिवार मिलकर उस बॉडी को वहाँ से ले आते हैं और उसका अंतिम संस्कार करा देते हैं। लेकिन पुलिस से ये भी कहा जाता है कि साहब जल्द से जल्द ढूंढो कि किसने इस दुनिया से विदा किया है। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं अब अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने लगते हैं और जांच पड़ताल के दौरान वह अचानक से सुमन और उसके प्रेमी, जिसका नाम कपिल होता है ऑटो ड्राइवर, उन दोनों को उठा लेते हैं। और उठाने के बाद जब उनसे अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है तो पहले तो वो मामले को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर सुमन होती है वह पूरा के पूरा मामला पुलिस के सामने बयां कर देती है। कहती है कि साहब हम लोग इस तरह से रहा करते थे, लेकिन इसने ना शराब पीना चालू कर दिया और उसके बाद मुझे बुरी तरह से पिटाई लगाया करता था, जबकि पहले तो इसने ये कहा था कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा और तुम्हें अच्छी तरह से रखूंगा। अब जब मैं ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ तो उसके बाद मैं एक दिन अपने प्रेमी से बात करती हूँ और साथ में मैं अपने छोटे भाई से भी बात करती हूँ। छोटा भाई भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है जब मैं उसे अपनी पूरी कहानी बताती हूँ, लेकिन बदले में वो कुछ ऐसा मांगता है जिससे मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर हम लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत मैं अपने पति को फोन करके यहाँ पर बुलाती हूँ और जैसे वो यहाँ पर आता है तो उसके बाद मेरा छोटा भाई और साथ में जो मेरा प्रेमी होता है ऑटो ड्राइवर, वो दोनों उसे अपने ऑटो में बिठाकर उस सुनसान जगह पर ले जाते हैं और वहाँ पर शराब पिलाने के बाद उसे इस दुनिया से विदा कर देते हैं। ये पूरी बातें सामने आते ही यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वह सुमन के छोटे भाई और साथ में उस ऑटो ड्राइवर सुमन तीनों को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उनके खिलाफ उचित मामला दर्ज कर दिया जाता है। सुमन, उसके प्रेमी और उसके छोटे भाई को तो उसके किए की सजा मिल गई और यहाँ पर जो पति है वो तो इस दुनिया को छोड़कर जा ही चुका है, लेकिन उस छोटी सी बच्ची का क्या कसूर था जो कि अब बिना माता पिता के अपनी जिंदगी को व्यतीत करेगी। आपको जो कुछ भी कहना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला करता है। सबसे पहला नाम है समाधान पाटिल जी का, जो कि जलगांव महाराष्ट्र से है। हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं, तो समाधान पाटिल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। दूसरा नाम आता है राम बहादुर थापा जी का, जो कि नेपाल से हमारा वीडियो देखा करते हैं, तो राम बहादुर थापा जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। तीसरा नाम आता है श्यामलाल बीकानेर से हैं, जो कि हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छा कमेंट भेजा करते हैं, तो आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे हैं सुजीत कुमार जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे हैं रजत सैनी जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे हमारे साथ है भोलानाथ शुक्ला जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उसके साथ है हमारे साथ समर जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए अच्छे प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।